एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बात स्टीव जॉब्स इन 50 सालों में सीखी है वो आप और मैं सिर्फ 10 मिनट में सीख जाए? इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपनी जर्नी को 15 मिनट में बताया था, 3 कहानियों के माध्यम से। इस स्पीच को संदीप माहेश्वरी ने भी हाईली रिकमेंड किया है आज के यूथ और हम सब के लिए। तो आज के सारे शब्द स्टीव जॉब्स के हैं, जो हम आपके लिए हिंदी ट्रांसलेट करके इस वीडियो में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं आज तक कभी भी कॉलेज से पास नहीं हुआ। मैं पहली बार आज कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा। ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानी। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने में पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं 18 महीने तक उस कॉलेज में किसी तरह आता जाता। तो सवाल ये उठता था कि मैं कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले, और इसके साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट ज़रूर रहे। मैं एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था। उन्हें लड़की चाहिए थी और इस तरह उन्होंने लास्ट मिनट में अपना फ़ैसला बदल दिया। उसके बाद आधी रात में मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें कहा गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने हाँ कहा, पर मेरी माँ को कहा गया कि वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हैं और मेरे पिता तो हाई स्कूल भी नहीं गए। तो मेरे माँ ने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज अवश्य भेजेंगे, और इस वजह से उसके माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और फिर कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। फिर मैं 17 साल बाद स्टैनफोर्ड कॉलेज की तरह ही एक कॉलेज गया जिसकी फ़ीस बहुत हाई थी, जिसमें मेरे माता पिता की अच्छी खासी दौलत खर्च होने लगी। फिर मुझे 6 महीने बाद इस पढ़ाई को कोई महत्व नहीं दिखाया। मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था कि किस तरह ये पढ़ाई मुझे हेल्प करेगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। फिर मैं ड्रॉप आउट लिया। मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। जैसा मैं कॉलेज ड्रॉप आउट लिया, जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट लिया, मैंने उन क्लास को छोड़ दिया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं केवल उन्हीं क्लासों को करता था जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। मैं हर संडे 7 मील चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था ताकि हफ्ते में एक दिन मैं भर पेट खाना खा सकूं। अब मैं आप सबको बताता हूं कि मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट लेने का डिसीजन क्यों सबसे बेस्ट था। उस समय रीड कॉलेज हमारे सिटी की सबसे महंगी कॉलेज थी और उस कॉलेज में कैलीग्राफी सबसे बढ़िया सिखाई जाती थी।
उस समय कॉलेज के हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफी की जाती थी। तो मैंने कैलीग्राफी सीखना आरंभ किया और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसके लिए मुझे बाकी दूसरे क्लासेस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप अलग अलग क्लासेस प्रोजेक्ट के बारे में सीखा। मैंने टिपोग्राफी के बारे में सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, सुंदर था और ये इतना खूबसूरत आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता। और फिर 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिंतोश कंप्यूटर बना रहे थे तो फिर मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और फिर ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉट्स आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा रहता तो मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी रहती और मैं विश्व का पहला टिपोग्राफी कंप्यूटर नहीं बना पाता। इसलिए मैं कहता हूँ आपके साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है ये किसी ना किसी योजना के तहत ज़रूर हो रहा है। इसका फ़ायदा आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। आपको किसी ना किसी पे विश्वास तो करना ही होगा, अपने गट्स पर, अपने भविष्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। आपको किसी ना किसी चीज़ पे तो विश्वास करना ही होगा। अगली कहानी लव और लॉस की है। मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे बहुत जल्दी मिल गई। मैंने अपने उम्र के 20 सालों में ही एप्पल कंपनी, जो कि पहले 2 लोगों से चला करती थी, उसे 10 सालों में 4000 लोगों की कर दी। मैंने और वूज़ ने मिल के एप्पल के कंपनी को स्थापित किया और फिर कुछ सालों के बाद मुझे एप्पल से निकाल दिया गया। जी हाँ, आप लोग जानकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन ये फ़ैसला बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा लिया गया। कंपनी के फ्यूचर विज़न को सोचते हुए मैंने अपने से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर किया और उन लोगों के वोट के कारण मुझे अपने कंपनी से ही बाहर कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आया उस समय कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और उस समय मैंने वैली छोड़कर जाने का डिसीजन भी ले लिया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी काम करता हूँ उसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। एप्पल में जो भी हुआ वो उस मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरा। मुझे इससे यह एहसास हुआ कि मैं अभी भी उस कंपनी के लिए बहुत पैशनेट हूँ और मैं अभी बिगिनर्स की लिस्ट में दोबारा शामिल हो गया हूँ। फिर मैंने दोबारा शुरुआत करने की सोची और मैं उस समय नहीं सोच सकता था, लेकिन अब ये सोचता हूँ कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा उस समय मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। मैं एक बार फिर से अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं एक बार फिर से अपने जीवन के सबसे ज़्यादा क्रिएटिव पीरियड में शामिल हो गया था। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और कंपनी पिक्सल शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने आगे चलकर विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय बनाई और आज के समय में ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को ख़रीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। तो एप्पल इस तरह नेक्स्ट द्वारा उपयोग की गई हुई टेक्नोलॉजी का एप्पल में यूज़ करती है। यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं एप्पल द्वारा नहीं निकाला गया होता तो ये सब नहीं होता। यह एक मेरे लिए कड़वी दवा थी। तो इस तरह मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि इस दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तीसरी कहानी, मुझे पैनक्रियास कैंसर हुआ। वो काफ़ी दुखद था मेरे लिए, क्योंकि हर स्वर्ग जाने वाला आदमी भी मरना नहीं चाहता है। और जब डॉक्टर ने बायोप्सी के द्वारा इसका एंडोस्कोपी इलाज किया तो उन्होंने मेरे मुंह में एक नली डालकर अंदर कैंसर को निकाला और वो भी रो पड़े, क्योंकि मुझे जो बायोप्सी हुआ था वो काफ़ी दुर्लभ प्रकार का था और मैं रिकवर हो गया। तो दोस्तों, मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि आज मेरी लाइफ का आखिरी दिन है,
ताकि मुझे जो आने वाले 10 सालों में करना है वो तुरंत करना पड़े। ये सबक मुझे डॉक्टर ने सिखा दिया था जिसने पैनक्रियास कैंसर को डिटेक्ट किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी लाइफ में अब सिर्फ 3 से 6 महीने के समय ही बाकी हैं, आपको जो भी करना है वो कर लीजिए। यानी वो मुझे ज़िंदगी भर का समय सिर्फ 3 और 6 महीनों में समेट कर दे रहे थे। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब भगवान की कृपा से मैं बच गया। तो दुनिया में जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न की वजह से ही होता है। इस तरह मैंने अपने लाइफ में कई चुनौतियों को डिफीट किया और आगे बढ़ा। दुनिया में जो भी कुछ होता है वो किसी न किसी प्रयोजना के साथ में ही होता है। और अंत में मैं आप सभी ग्रेजुएट वालों को कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी भूखे रहिए। कार्य के प्रति, सफलता के प्रति कुछ ना कुछ करने की भूख आपकी हमेशा रहनी चाहिए। स्टे फुलिश यानी हमेशा मूर्ख बने रहिए। यदि आप मूर्ख नहीं बने रहेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए योजनाएं नहीं मिलेंगी और आप प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा इस जोन में रखिए, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप मूर्ख हैं तब तक आप ज्ञान अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत भरिए। दुनिया हर दिन नए रंग, नए अपडेट्स, नए तरीक़ों से बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रही है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि इस आने वाले कल में हमें हंग्री और भूखा रहना है। ये मंत्र जो हमें स्टीव जॉब्स ने दिया, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। वीडियो पसंद आया हो तो